चलो ठीक है, स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ इरसा शहाब, माय रोल नंबर इज़ 575। आज की प्रेजेंटेशन का मेरा टॉपिक है डिस्पर्सल ऑफ स्पीशीज़। डिस्पर्सल ऑफ स्पीशीज़ में सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स और उसके बाद जो है और भी चीज़ें काफ़ी सारी आती हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, डिस्पर्सल होता क्या है? डिस्पर्सल इज एन इकोलॉजिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी एक जगह से एक इंडिविजुअल का या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का एक ऐसी जगह जहाँ पर वो पैदा हुए या जहाँ पे वो स्टार्टिंग में रहे, वहाँ से एक ऐसी जगह पे मूव कर जाना जहाँ के वो परमानेंटली सेटल हो सकें और रिप्रोड्यूस हो सकें। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो और भी आते हैं। इसकी कॉमन फॉर्म्स जो है या कह लें कि वो दो तरह की होती है, एक नेटल डिस्पर्सल और एडल्ट डिस्पर्सल। नेटल डिस्पर्सल में क्या होता है कि सबसे पहले एक ऑर्गेनिज्म जब पैदा हुआ है तो पैदा होने और जो फर्स्ट टाइम उसकी रिप्रोडक्शन की होती है उसके दरमियान जब वो अपनी जगह को मूव करता है, अपने आप को मूव करता है या अपनी लोकेशन चेंज करता है, उसको नेटल डिस्पर्सल कहते हैं। यानी कि वो उस वक्त मतलब जुवेनाइल भी हो सकता है, जुवेनाइल फॉर्म में जो है जो डिस्पर्सल होती है उसकी, उसको नेटल डिस्पर्सल कहते हैं। जबकि एडल्ट डिस्पर्सल में एक मरतबा जब वो अपनी रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी पे पहुंच गया है, उसके बाद अगर वो अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है, किसी और हैबिटेट पैच में जा रहा है रिप्रोडक्शन के लिए या रिसोर्सेज के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, उसको कहते हैं एडल्ट डिस्पर्सल। इसके अलावा एक और टर्म जो यूज़ होती है वो होती है गैमीट डिस्पर्सल। गैमीट डिस्पर्सल उन ऑर्गेनिजम्स के लिए जो कि हैं तो एडल्ट लेकिन वो सेसाइल है, वो मूव नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल प्लांट्स। ठीक है, इस तरह के जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनके अंदर गैमीट डिस्पर्सल होती है, उनके सिर्फ उनके गैमीट्स मूव करते हैं। टाइप्स टाइप्स जो है वो इसके दो तरह की होती हैं डिस्पर्सल की, एक्टिव डिस्पर्सल और पैसिव डिस्पर्सल। एक्टिव डिस्पर्सल में एक ऑर्गेनिज्म एंटायरली मूव करता है, यानी कि वो खुद मूव करता है बगैर अपने, मतलब ना तो वो अपने नीड्स को मूव कर पाता है ना किसी और चीज़ की वजह से, बल्कि वो खुद मूव करता है। और इसमें जो है वो एडल्ट और जुवेनाइल जो है वो दोनों आ सकते हैं। लेकिन एडल्ट और जुवेनाइल स्पीशीज़ की जो मतलब डिग्री ऑफ डिस्पर्सल है वो जो है वो चेंज हो सकती है इन डिफरेंट स्पीशीज़ में, वो चेंज हो सकती है और वो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं उन पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है डेंसिटी डिपेंडेंट अगर प्रोसेस है ये, यानी कि अगर एक डेंसिटी है, एक पॉपुलेशन के अंदर ऑर्गेनिजम्स की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो वहाँ से अगर मूव कर रहे हैं तो पॉपुलेशन साइज़ के ऊपर, रिसोर्स कंपटीशन पे या हैबिटेट क्वालिटी और साइज़, इसके ऊपर उनकी जो है डिस्पर्सल डिपेंड कर सकती है, उनकी डिस्पर्सल का मैग्नीट्यूड डिपेंड कर सकता है। लेकिन हाईली विजाइल एनिमल्स, विजाइल कहते हैं जिनके पास एनर्जी ज़्यादा हो, वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं एक्टिव डिस्पर्सल में। यानी कि ज़ाहिर सी बात है वो एनिमल्स ज़्यादा डिस्पर्स करेंगे, एक्टिवली डिस्पर्स करेंगे जिनके अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी। यानी कि बहुत सारे बर्ड्स हैं, बैट्स हैं, लार्ज इंसेक्ट्स, जिसकी एक एग्जांपल ये है कि मोनार्च बटरफ्लाई जिसको कहते हैं। मोनार्च बटरफ्लाई जो है एक हाईली वेजाइल इंसेक्ट है और ये एक ही टाइम में हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक फ्लाई कर सकती है। इसके अलावा लार्ज एक्वेटिक एनिमल्स और कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी इस तरह के होते हैं जो कि अफेक्टिव डिस्पर्सर्स हैं, यानी कि वो बहुत लंबे बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस तक डिस्पर्स कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं। अब उनके जो है बहुत सारे फैक्टर्स भी यूज़ होते हैं, मतलब कि बजाय इसके कि सिर्फ उनके अंदर एक इंट्रिंसिक विजिलिटी ही हो स्पीशीज़ के अंदर, उसके अलावा डिस्पर्सल जो है उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत होती हैं। यानी कि वो लिंक करती है उन हैबिटेट के जो उनको रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड कर रहा है
वो भी डिपेंड करता है, ठीक है, उनकी अपनी इंट्रिंसिक विजिलिटी के ऊपर। लेकिन इसमें इन कंडीशंस में जो बहुत ज़्यादा हाईली वेजाइल एनिमल्स हैं वही मूव कर सकते हैं, अगर उनको हैबिटेट जो है वो ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस या ज़्यादा बैरियर्स दे रहा है तो। और बहुत सारे एनर्जी एफिशिएंट एनिमल्स होते हैं, वो टेरेस्ट्रियन एनिमल्स, उनको भी बहुत सी अनफेवरेबल कंडीशंस या अनफेवरेबल बैरियर्स को जो है वो पार करना होता है, या उसको वो उनको फेस करना पड़ता है, उसके बाद वो जाके डिस्पर्स होते हैं। पैसिव डिस्पर्सल में बैरियर्स नहीं है, ठीक है, इनमें बैरियर्स नहीं होते, बल्कि ना ये खुद मूव करते हैं एनिमल्स, बल्कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि उनको मूव करवाते हैं वहाँ से। और सबसे ज़्यादा जो किया जाता है, एनिमल्स खुद मूव नहीं करा, लेकिन उनके बीच में जो उनके डिस्पर्सल यूनिट्स जो मूव कर रहे हैं उनमें, या लोग किसी और जगह पे जा रहे हैं, उनको डिससेमिन्यूल्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि जिस तरह हमने प्लांट्स की बात की थी, उनके अंदर गैमीट्स जो हैं, गैमीट्स उनके डिससेमिन्यूल्स होंगे, लेकिन ये डिससेमिन्यूल्स भी खुद मूव नहीं करते, बल्कि कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, इन्वायरमेंटल ये डिस्पर्सल एजेंट्स होते हैं जो कि उनको मूव करवाते हैं, जैसे कि विंड हो गया, वाटर हो गया, या कोई ऐसा एक्टिव डिस्पर्सल एनिमल जो है जिनके साथ अटैच होकर वो डिस्पर्स हो सके। जैसे स्पॉन्जेस या कोरल्स हैं, या वो हैं तो सिसाइल एडल्ट एनिमल्स, लेकिन अपने वो जब एक्टिव डिस्पर्सल नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने स्पेशलाइज्ड बर्ड्स और सेल्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, वो उनको एज अ डिससेमिन्यूल वो मूव करवाते हैं, ठीक है। मेल गैमीट्स जो है इसके अलावा वो भी मोटाइल होते हैं, वो तो खुद मूव कर सकते हैं, लेकिन एग्स वो पैसिवली मूव करते हैं वाया ओशन करंट्स, यानी कि जो मेरीन एनिमल्स हैं उनके अंदर वो ओशन करंट्स के थ्रू एग्स जो हैं वो फीमेल्स के वो मूव करते हैं। प्लांट्स के अंदर भी डिसएमिन्यूज जो है उनके सीड्स, स्पोर्स या फ्रूट्स वगैरह वो इजीली डिस्पर्स हो सकते हैं थ्रू विंड, थ्रू वाटर या और कुछ भी। उसके बाद क्या है कि डिस्टेंस जो है, मतलब जो एक डिसएमिन्यूल जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो उसकी वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ डिस्पर्सल एजेंट, यानी कि उसकी वेलोसिटी कितनी है मूव करने की, उस पर डिपेंड करता है, या उसका रिजल्ट होता है, या फिर डिस्पर्सल एजेंट जो है उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है उसके ऊपर हो सकता है, ठीक है। यानी कि इसकी एग्जांपल में आता है कि हाइपोकैरिस रेडिकेटा, ठीक है, ये सीड्स जो हैं वो फ्रेगमेंटेड लैंडस्केप में इजीली मूव कर सकते हैं, विंड के थ्रू वो मूव करते हैं, तो वो विंड की डायरेक्शन क्या होगी, ये विंड की वेलोसिटी क्या होगी, या इनका जो है वो साइज क्या होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कहाँ तक डिस्पर्स कर सकते हैं। वह डिस्पर्सल ऑफ प्लांट्स और डिस्पर्सल ऑफ एनिमल्स, ये भी जो है वो दो डिफरेंट जो है वो तरीके हैं। प्लांट्स के अंदर जितने भी जितने भी वेज हैं उनको डिस्पर्स करने के, एक तो सीड्स एंड फ्रूट्स, यानी कि हम जो सीड्स या सीड्स को बो करते हैं, फिर सो करते हैं, सच वो नहीं कहते, सो करते हैं, उसके बाद फिर जो प्लांट्स निकलते हैं उनमें से, वो भी एक हमारा जो है वो पैटर्न ऑफ डिस्पर्सल है कि हम मैन जो है वो खुद उनको कहीं से और से लाकर कहीं और जगह पर उगा रहे हैं। उसके अलावा विंड, विंड के थ्रू ये एक एग्जांपल थी कि सेला प्लूम सीड, ठीक है, यानी कि ये एक छोटा सा सीड होता है सॉन्कस, उसके साइड पे वाइट हेयर्स होते हैं, और इसके अलावा एक एल्बिजिया सेरेसी एग्जांपल्स हैं इसकी। एनिमल्स के थ्रू जो मूव होते हैं उसमें एक्रेंथस एक स्पीशी आती है, ये भी सीड्स की बल्कि प्लांट्स की एक स्पीशी है जो कि शीप के थ्रू डिस्पर्स होती है, लेकिन शीप की फर के साथ अटैच होकर। इसके अलावा ट्रिबुलस मैन के जो है वो भी एक फैक्टर इसका हो सकता है, क्योंकि हम बहुत सारे कमर्शियल प्लांट्स भी बाहर से इंपोर्ट करते हैं, किसी और कंट्री से अपनी कंट्री में इंपोर्ट करके वो लगाते हैं, तो हम लोग जो हैं वो भी इनको कमर्शियल प्लांट्स जो हैं उनको डिस्पर्स करने की कॉज बनते हैं। तो वाटर में जो होते हैं उनकी एग्जांपल है कोकोनट और लोटस, वाटर के थ्रू जो डिस्पर्स होते हैं। एनिमल्स में स्मॉल इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं उनके डिफरेंट तरीका है डिस्पर्स होने का, और हायर एनिमल्स का डिफरेंट है। अब स्मॉल इन्वर्टिब्रेट्स जो है वो तो उनका मतलब वेट भी कम होता है, स्मॉल इन साइज होते हैं, तो वो इजीली बाय एयर, बाय एक्टिव एनिमल्स, एक्टिव डिस्पर्सर्स, या फिर वाटर के थ्रू वो डिस्पर्स हो सकते हैं। एंड एयर के थ्रू जो डिस्पर्स होते हैं उनमें एक कॉमन मेथड है स्पाइडर बलूनिंग जिसको कहते हैं, ठीक है। और ये जो है वो बहुत सेवरल किलोमीटर्स तक एयर जो है वो ऐसे एनिमल्स को डिस्पर्स कर सकती है,
इसके अंदर स्पाइडर बेलूनिंग को कहते होता क्या है ये कि स्पाइडर जो है जब उसने डिस्पर्स करना होता है बाय एयर, तो उसके साथ जो गोजेमर थ्रेड्स लगे होते हैं, यानी कि जो उसके थ्रेड्स होते हैं वो उनको छोड़ देता है, सारे थ्रेड्स को रिलीज कर देता है और फिर वो एयर करंट्स के थ्रू मूव करता है, और जहाँ पर जाकर उसने स्टॉप करना होता है वो वहाँ पे दोबारा से गोजेमर थ्रेड्स जो हैं उनको अटैच कर लेता है अपने साथ, वो वहाँ पे स्टॉप हो जाता है। एनिमल्स के साथ जो होते हैं वो भी इनके डिस्पर्सल ऑफ ब्लोकेडियम एंड बेलिगर लार्वे मजल्स, ये जो है इनके लार्वे फिश के साथ अटैच होकर वाटर के अंदर वो फिर डिस्पर्स हो सकते हैं। वाटर के अंदर भी जो है वो स्मॉल साइज एनिमल्स जो है वो वाटर करंट्स के साथ मूव करते हैं, उनके लॉन्ग जो है वो फ्लोट करते हैं, या कुछ लार्वे भी हैं वो फ्लोट करके मोटाइल लार्वे वो भी डिस्पर्स होते हैं। लेकिन हायर एनिमल्स जो है उनको ना तो वो विंड के थ्रू डिस्पर्स हो सकते हैं ना वाटर के थ्रू, तो उनके लिए जो है वो एक जो जिस तरीके से वो डिस्पर्स होते हैं एक्टिव डिस्पर्सर्स, तो एमिग्रेशन या इमिग्रेशन। एमिग्रेशन कहते हैं एक रेजिडेंट प्लेस या कम्युनिटी, यानी कि जहाँ पे वो रह रहे हैं, एक पॉपुलेशन है उसके अंदर से अगर वो मूव आउट कर रहे हैं तो उसको कहते हैं एमिग्रेशन। लेकिन अगर किसी और पॉपुलेशन के अंदर वो जाके सेटल हो रहे हैं या ऐड हो रहे हैं तो उसको कहते हैं इमिग्रेशन, यहाँ पे जाकर उन्होंने परमानेंटली सेटल होना है, उसको कहेंगे इमिग्रेशन। जिस तरह ये यहाँ पे नीचे डायग्राम में भी है कि अगर एक बर्ड है वो अपनी एक पॉपुलेशन से निकल के जा रहा है तो उसको कहेंगे एमिग्रेशन, और जहाँ पर जाकर वो सेटल हो रहा है वो इमिग्रेशन होगी। ठीक है, यानी कि इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर एक परिंदा जो है या एक एनिमल है वो एक जगह को छोड़ रहा है तो वो एमिग्रेट कर रहा है वहाँ से, और अगर एक जगह पे जाके ऐड हो रहा है तो वो वहाँ पे इमिग्रेट कर रहा है, और ये उनकी डेंसिटी जो है वो भी फिर उससे उस हिसाब से कम ज़्यादा होती रहेगी कि जहाँ पे एमिग्रेट किया है वहाँ पे कम हो जाएगी और जहाँ पे इमिग्रेट कर रहे हैं वहाँ ज़्यादा हो जाएगी। इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो दो आती हैं। एक अफ्रीकन एलिफेंट्स जो हैं वो बहुत लॉन्ग वे तक ट्रैवल करते हैं, ठीक है, सिर्फ रिसोर्सेज फाइंड करें, यानी कि अगर एक जगह से उनके रिसोर्सेज कम हो गए हैं, उनको फूड कम मिल रही है वहाँ पे, तो वो वहाँ से बहुत दूर दूर तक एरियाज तक जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं या माइग्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा होब्रा बस्टर्ड का तो एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है ये होब्रा बस्टर्ड की, जो रशिया से विंटर सीजन में जो माइग्रेट करके आते हैं इंडिया और पाकिस्तान जो है इनके इलाकों में, और यहाँ पर आकर वो यहाँ के डेजर्ट्स में, सब कॉन्टिनेंट डेजर्ट्स में अपने विंटर गुजारते हैं। इसके दो भी वजूहत हो सकती हैं, या तो उनको फूड अवेलेबिलिटी वहाँ पे कम हो जाए तो तब भी वो यहाँ पर आते हैं, या फिर सीजन की जो है वो भी वजह हो सकती है कि सीजन चेंज की वजह से वो माइग्रेट होकर इन इलाकों में आते हैं। तो इसके कॉजेज जो हैं वो क्या हैं? कॉजेज दो तरह के हो सकते हैं, जुवेनाइल और एडल्ट, दोनों के तकरीबन सेम ही कॉजेज होते हैं। ठीक है, प्रॉक्सिमेट कॉजेज और अल्टीमेट कॉजेज, ये दो तरह के कॉजेज हो सकते हैं डिस्पर्सन के। प्रॉक्सिमेट कॉजेज में सबसे पहले आता है एग्रेशन फ्रॉम डोमिनेंट इंडिविजुअल्स, यानी कि एक पॉपुलेशन है उसके अंदर ज़्यादातर हम देखा जाता है कि जो डोमिनेंट इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने सबॉर्डिनेट्स को हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं या उनको जो है वो कमतर समझते हैं। इसमें भी सबॉर्डिनेट्स जो हैं वो फेस कर सकते हैं, अपने डोमिनेंट्स का एग्रेशन फेस कर सकते हैं, यानी कि जब एक मरतबा वो सेक्सुअल मेच्योरिटी पे पहुंच गए हैं, स्पेशली पॉलीगाइनस जो एनिमल्स हैं उनके अंदर ये होता है कि अगर सबॉर्डिनेट्स भी सेक्सुअल मेच्योरिटी पे पहुंच गए हैं तो डोमिनेंट इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, वो उनकी तरफ एग्रेशन शो करते हैं ताकि उनका जो है वो सेक्सुअल कंपटीशन कम हो सके। इस वजह से जो सबॉर्डिनेट्स होंगे या जुवेनाइल्स होंगे वो उस जगह से मूव आउट कर जाएंगे और अपने लिए एक अलहदा होम प्लेस जो है या होम रेंज वो सर्च करेंगे या इस्टेब्लिश करेंगे और अपने लिए अलहदा रिसोर्सेज सर्च करेंगे। बट डेप्रीवेशन ऑफ रिसोर्सेज में भी यही है कि जो डोमिनेंट इंडिविजुअल्स हैं अगर वो अपना कंपटीशन कम करना चाहते हैं एक जगह पर, मतलब अपने कोई भी कंपटीशन हो सकता है, वो रिसोर्स का हो सकता है, वो सेक्शुअल कंपटीशन हो सकता है या वो प्लेस का हो सकता है, तो वो ऐसा करते हैं कि वो जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो उनको खुद यूटिलाइज करेंगे और सबॉर्डिनेट्स को कम से कम देंगे। ये भी वजह हो सकती है कि वो सबॉर्डिनेट्स ऐसे इंडिविजुअल्स जो है वो वहाँ से डिस्पर्स कर जाए, किसी और जगह पे गैदर होके वो रिप्रोड्यूस करें या रिसोर्सेज अपने लिए जो है वो गैदर करें।
अल्टीमेट कॉजेज में एक आती है इनब्रीडिंग अवॉइडेंस और एक आती है कॉलोनाइजेशन। इनब्रीडिंग अवॉइडेंस क्या है? इनब्रीडिंग जो है वो कहते हैं अपने बहुत ही क्लोज रिलेशंस के अंदर मेट करना, यानी कि जो बहुत ज़्यादा रिलेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं उनके अंदर मेट करने को हम इनब्रीडिंग कहते हैं। ठीक है, अब ये इनब्रीडिंग के नुकसान क्या होते हैं कि वैसे तो इसका सबसे बड़ा ये नुकसान है कि इसकी वजह से होमोजाइगोसिटी पैदा होती है, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है होमोजाइगोसिटी। अब होमोजाइगोसिटी में अगर वो रिसेसिव एलील्स बन रहे हैं तो मतलब वो लॉस ऑफ फिटनेस भी होगी उन इंडिविजुअल्स में अगर वो होमोजाइगोट्स हैं, और अगर वो रिसेसिव एलील्स में बहुत सारी बीमारियां भी फैलती हैं। ठीक है, और अगर तो वो बीमारियां, वो म्यूटेशंस जो है वो लीथल हैं तो वो पॉपुलेशन डिक्लाइन कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस होमोजाइगोसिटी या इनब्रीडिंग से बचने के लिए भी एक पॉपुलेशन में से जो इंडिविजुअल्स हैं या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो वहां से डिस्पर्स कर जाते हैं ताकि ये इस होमोजाइगोसिटी को कम किया जाए। बट कोलोनाइजेशन क्या है? कोलोनाइजेशन में क्या होता है कि अगर सब पॉपुलेशन लेवल पे अगर एक पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन है, यानी कि रिसोर्स लिमिटेशंस हो रही हैं या फिर वो पॉपुलेशन जो है वो एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही है, तो वहाँ से भी इंडिविजुअल्स जो है वो डिस्पर्स कर जाएंगे। अगर वो वाला हैबिटेट उनके लिए सूटेबल नहीं है तो वो किसी ऐसे हैबिटेट को जो है वो सर्च करेंगे या चूज करेंगे जो उनके लिए फेवरेबल हो। यानी कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो वहाँ से मूव आउट कर जाएंगे ताकि अगर वहाँ पे उनकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है या अगर उनकी पॉपुलेशन का साइज ज़्यादा है तो उनकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस इतनी नहीं होगी, तो इसलिए वो वहाँ से डिस्पर्स कर जाते हैं, किसी ऐसे एरिया पे चले जाते हैं जहाँ पे उनकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस ज़्यादा हो सके। लेकिन अगर वो वहां से निकलकर किसी ऐसे एरिया में चले जाते हैं, ऐसी पॉपुलेशन में चले जाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी वो ऑक्यूपाइड है या बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो तब भी उनकी लोअर सक्सेस होगी, पहले की निस्बत और लोअर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन तो इसलिए ये भी जो है वो ध्यान रखना पड़ता है कि हम जहाँ पे वो एनिमल्स के लिए कि जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे हमारी रिप्रोडक्टिव सक्सेस जो है वो ज्यादा हो। ये इसकी कॉजेज है। अब इन डिस्पर्सल जो है उनके इफेक्ट्स होते हैं इंडिविजुअल पे, पॉपुलेशन, स्पीशीज, यानी तीनों लेवल्स पे डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं डिस्पर्सल के, लेकिन तीनों लेवल्स इफेक्ट होते हैं। सबसे पहले जो इंडिविजुअल्स के ऊपर इंडिविजुअल्स जो है वो जिस तरह हो रहे हैं, उनके सर्वाइवल, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो उनकी डिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्पर्सल जो है उनके साथ लिंक्ड होते हैं। यानी कि उनके डिस्पर्सल की डिस्टेंस क्या है और फ्रीक्वेंसी कितनी है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सर्वाइव कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ या रिप्रोडक्शन जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, और ये भी लोकल रिसोर्स अवेलेबिलिटी जो है ये फैक्टर है, इनका मेन फैक्टर जो है वो लोकल रिसोर्स अवेलेबिलिटी है कि वो रिसोर्सेज उनको कहाँ पर मिल रहे हैं जहाँ पे जाके वो डिस्पर्स करेंगे। है। अब एमिग्रेशन और इमिग्रेशन के पैटर्न्स जो हैं, यानी कि अगर वो पॉपुलेशन डेंसिटी उनकी ज़्यादा है वहाँ पे एक जगह पे, तो तब भी वो वहाँ से एमिग्रेट करेंगे, और अगर एक जगह पे उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम है तो वो वहाँ पे इमिग्रेट कर जाएंगे। लेकिन अगर एक जगह पे उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है तो वो वहाँ पर इमिग्रेट नहीं करेंगे कभी भी, यानी कि वो उस जगह पे जाएंगे नहीं जहाँ पर उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी ऑलरेडी ज़्यादा है, वहाँ पे उनकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस भी कम होगी, वहाँ पर उनको रिसोर्सेज भी कम मिलेंगे। तो इसलिए जो है वो इंडिविजुअल उसके ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर भी ये डिपेंड करता है, ये डिस्पर्सल उसकी अफेक्ट करती है। उसके अलावा जेनेटिक डिफ्रेंसिएशन जो है वो उनकी जीन फ्लो अमंग पॉपुलेशंस, कितना जीन फ्लो उनकी पॉपुलेशंस के बीच में हो रहा है, उनके अमाउंट क्या है, वो उसके ऊपर उनका जो है वो जेनेटिक डिफ्रेंसिएशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जिस तरह पहले भी पढ़ा है कि अगर वो वहाँ से जीन फ्लो हो रहा है उनका, यानी कि अगर वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं सिर्फ इनब्रीडिंग से बचने के लिए या फिर जो है वो अपने होमोजाइगोसिटी से बचने के लिए, तो उनका जीन फ्लो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके। ये डिफ्रेंसिएशन, जेनेटिक डिफ्रेंसिएशन जो है वो उसकी ज़्यादा होगी। और अगर एक पॉपुलेशन के अंदर फ्रीक्वेंट डिस्पर्सल हो रहा है तो फ्रीक्वेंट डिस्पर्सल जो है वो उनके लिए फ़ायदेमंद होता है कि वो वहाँ से जो है वो एक जगह से मूव करते जाएं ताकि उनके जो है वो जीन्स जो है वो जेनेटिकली वो सिमिलर ना हो। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जो है वो जीन फ्लो होता जा रहा है तो उसके बाद वो एक टाइम ऐसा आता है जब वो जेनेटिकली सिमिलर हो जाते हैं और एज अ सिंगल यूनिट ही इवॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर डिस्पर्सल कम हो रही है, पॉपुलेशंस के अंदर डिस्पर्सल कम हो रही है, तो ये स्पीशीज लेवल के ऊपर भी ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है।
स्पीशीज लेवल के ऊपर किस तरह अफेक्ट करता है कि अगर वहाँ पे मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं कि रैंडम उसके अंदर जो है वो जीन फ्लो में चेंजेस आती हैं, जीन फ्रीक्वेंसी में रैंडम चेंजेस आती हैं, या फिर नेचुरल सिलेक्शन जो है वो भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स को चूज करती है जो कि डिस्पर्सर्स हों, एक्टिव डिस्पर्सर्स हों या वो फ्रीक्वेंट डिस्पर्सर्स हों, तो नेचुरल सिलेक्शन भी ऐसे लोगों ऐसे इंडिविजुअल्स को चूज करती है। उसमें आता है, बाद में आता है लिमिट्स टू डिस्पर्सल। लिमिट्स टू डिस्पर्सल क्या है कि किसी भी जगह पे डिस्पर्स करने में एक स्पीशी है अगर या एक पॉपुलेशन है होती है, यानी कि एक स्पेशल रेंजेस होती हैं, उनकी इन्वायरमेंटल रेंजेस होती हैं जिनके बाहर अगर वो मूव करते हैं या जिनके अगेंस्ट वो जाते हैं तो उनके सर्वाइवल रेट जो है वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, इनको कहते हैं, वो रेंज होता है उनका इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स का, अगर वो उसके बाहर रह रहे हैं तो उनकी रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल दोनों रिड्यूस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल स्पीशीज आर ऑफन अकस्टम टू पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंजेस, यानी कि कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज के अंदर रह सकती हैं। ठीक है, अगर वो उसके बाहर उसके आउटसाइड उस रेंज पे जाएंगी तो उनकी फिटनेस रिड्यूस हो जाएगी। इसके अलावा कुछ रिसोर्सेज जो कि पॉपुलेशन के लिए जो है वो ज़रूरी हैं, अगर वो भी उस रेंज एजेस के बाहर इनसफिशिएंट हैं या वो उस रेंज के बाहर हैं तो वो वहाँ पर भी सर्वाइव नहीं कर सकती। इसके अलावा कुछ फिजिकल बैरियर्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स हो गए या रिवर्स हो गए या लेक्स हैं, ये इस तरह के फिजिकल बैरियर्स हैं जो ऑर्गेनिजम्स को रोकते हैं डिस्पर्स करने से। अगर वही एनिमल्स जो हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं जो इन बैरियर्स को भी पार कर लेते हैं या इनको भी जो है वो अगर उनके अंदर वो एनर्जी एफिशिएंट है तो वही जो है सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एंथ्रोपोजेनिक बैरियर्स भी होते हैं, जैसे कि रोड्स हो गई। एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं जो मैन मेड, यानी कि जो हमारे इंसानों की वजह से, ह्यूमंस की वजह से जो पैदा होते हैं, फॉर एग्जांपल रोड्स, फार्मिंग या रिवर डैम्स वगैरह, वो भी एनिमल्स को जो है वो रोकते हैं मूव करने से या उनको डिस्पर्स करने से रोक सकते हैं। ठीक है, और सबसे जो कहा जाता है कि जो सीरियस थ्रेट्स हैं डिस्पर्सल को, वो भी एंथ्रोपोजेनिक बैरियर्स की वजह से ही होते हैं। तो अगर हम कुछ स्पेशल कॉरिडोर्स बना दें, डिस्पर्सल कॉरिडोर्स, यानी इसका इससे बचने का तरीका ये है कि अगर कुछ कॉरिडोर्स को क्रिएट किया जाए जो कि एनिमल्स की डिस्पर्सल में हेल्पफुल हो, तो इसलिए इनके बीच में जो हैबिटेट पैचेस उनकी डिफरेंट, उनके बीच में कनेक्टिविटी पैदा है, यानी कि उनको एक हैबिटेट पैच से दूसरे हैबिटेट पैच में मूव करने में आसानी होगी अगर हम उनके लिए डिस्पर्सल कॉरिडोर्स बना दें। तो लास्ट इसका पॉइंट है ह्यूमन इफेक्ट्स ऑन डिस्पर्सल। ह्यूमन इफेक्ट्स में हमने पहले भी बात की है कि जिस तरह एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि रोड्स हो गई जो हमने बनाए हुए हैं, डैम्स हैं, ये जो कुछ भी, वो किस तरह डिस्पर्सल पे अफेक्ट करते हैं ह्यूमंस। उसमें सबसे पहले यही पॉइंट है कि एंथ्रोपोजेनिक बैरियर्स होते हैं जो कि वैरायटी ऑफ स्पीशीज के डिस्पर्सल पैटर्न्स जो है, नेचुरल डिस्पर्सल पैटर्न्स, उनको डिस्टर्ब करता है, यानी कि उनको जो है उनके अंदर डिफिकल्टी पैदा करता है। इसके अलावा ह्यूमंस जो हैं वो फैसिलिटेटेड डिस्पर्सल में भी हेल्प करते हैं, यानी कि वो जिस तरह ह्यूमंस खुद इंपोर्ट करते हैं कुछ एनिमल्स को या कुछ प्लांट्स को जो हमारी कंट्री के अंदर तो नहीं पाए जाते, वो हमारी कंट्री में नेटिव नहीं है लेकिन किसी और कंट्री में नेटिव है, उनको वहाँ से इंपोर्ट करके अपनी कंट्री में लाना, यहाँ पर ग्रो करना या यहाँ पर उनकी जो है वो देखभाल करना, इससे भी डिस्पर्सल होती है। अब इसमें जो है बस एक चीज़ है कि ब्लास्ट कहते हैं वो एक मिक्सचर होता है ये कोर्स सैंड का और उसके अंदर मतलब ग्रे वगैरह जितना भी मतलब वो सैंड वगैरह जो शिप के अंदर नीचे उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, अब उसके थ्रू भी जो है वो उस ब्लास्ट वाटर को जब रिवर में फेंका जाता है तो वहाँ पर भी बहुत सारे एनिमल्स, यानी कि इस तरह होता है कि कुछ एनिमल्स जो कि उस जगह के नेटिव नहीं होते या उन रिवर्स के नेटिव नहीं होते, लेकिन उनको वहाँ पर अगर छोड़ दिया जाए तो वो वहाँ पर किस तरह सर्वाइव करेंगे, या ये तो इस सब की वजह से जो है वो मतलब ह्यूमंस भी डिस्पर्सल में अफेक्ट करते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि ज़ेब्रा मसल्स एक फ्रेश वाटर मोलस्क है, ठीक है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया जो है उसकी लेक्स में पाया जाता है, लेकिन उसको एक्सीडेंटली ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया गया, लेकिन इसकी वजह से उनकी वाटर ट्रीटमेंट जो है उनके अंदर क्लोगिंग हो गई और
मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनको फेस करने पड़े। एक्सीडेंटली हुआ था ये, लेकिन बाद में इसके बाद जो है वो ह्यूमंस ने खुद भी उनको जो है वो नेटिव एनिमल्स को किसी और जगह पे जाकर डिस्पर्स करना शुरू कर दिया। यानी कि जो उनकी रेंजेस के बाहर हो, होमलैंड रेंजेस के बाहर जो जगह थी, उन्होंने उनको वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसके अलावा एक और एग्जांपल ये है कि जो सीड्स, अट्रैक्टिव प्लांट्स की सीड्स जो नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, वो तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर वो इंपोर्ट होते हैं, ठीक है, और वो रूटीनली हमारे यहाँ पे यूज होते हैं। अब ये भी जिस तरह एक और भी प्लांट हमारे पास एग्जांपल है कि जैसे हमारे सफेदे के दरख्त हैं, असल में वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ के नेटिव नहीं है, वो हमारी इन्वायरमेंट के लिए भी खतरा है, लेकिन फिर भी उनको रूटीनली यहाँ पर ग्रो किया जाता है और यहाँ पे प्लांट किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर करना यही चाहिए कि अगर उनके लिए सूटेबल कंडीशंस मौजूद हैं तभी उनको डिस्पर्स किया जाए, नहीं तो नहीं किया जाए। तो बस खत्म हो गया। जी, क्लास की तरफ से जी कोई क्वेश्चन? ऐसा है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन के साथ प्रेजेंटेशन दी है। इस पे मैं कमेंट बाद में करूंगा। इसके अलावा जो कमेंट पहले हैं, जो पहले क्वेश्चंस क्लास की तरफ से, क्लास में से कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं जी। क्लास की तरफ से अगर कोई बच्चा कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। जी, क्लास की तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, विच इंडिकेट्स क्लास तैयार नहीं है, क्लास ने पढ़ाई नहीं की हुई है, क्लास चीज़ों को तैयार नहीं कर रही है, क्लास हो रही है। ठीक है जी, चलें अब चंद एक पॉइंट्स जहाँ बिरसा ने कुछ गड़बड़ की है, और उनमें से दो तीन पॉइंट्स वो हैं जिनका ताल्लुक जेनेटिक्स के साथ। मिसाल के तौर पे जहाँ पे इन ब्रीडिंग का जिक्र हुआ, और उसके बाद वो जगह जहाँ पे जीन फ्लो का जिक्र हुआ है। आप लोगों ने जेनेटिक्स पढ़ी हुई है, और सेमेस्टर 1 पे जेनेटिक्स, चूँकि मुझे खुद याद है, मैंने खुद आपको पढ़ाया हुआ है। जिस दिन मैंने पढ़ाई है मुझे याद है मैंने आपको क्या कुछ पढ़ाया हुआ है, लेकिन आपको वो याद नहीं रहा है कि मैंने क्या पढ़ाया था या बुक्स के अंदर क्या कुछ मौजूद। ये आपकी खामी रही है, चीज़ों को प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर सकती हैं या गलत उसमें एक्सप्लेन किया। जीन फ्लो जो है, जीन की माइग्रेशन के बारे में इस्तेमाल किया जाता है। एक जबकि जो एक और लफ्ज़ था जिसको रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, ये एक अलग चीज़ है। वो चांस बाई चांस होने वाले इवेंट्स हैं, वो रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट में आते हैं, और इसी को न्यूट्रल सिलेक्शन कहते हैं। जबकि न्यूट्रल सिलेक्शन और नेचुरल सिलेक्शन ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों के रिजल्ट बहुत डिफरेंट होते हैं। नेचुरल सिलेक्शन किसी और वजह से किसी और सिमत में, जबकि न्यूट्रल सिलेक्शन अदर रीजन की वजह से किसी और सिमत में रिजल्ट को लेकर जाती है। बहरहाल ये टॉपिक जेनेटिक्स के थे जो कि यहाँ पे जस्ट बाई चांस आ गए हैं, और आमतौर पर ऐसा ही होता है कि कुछ चीज़ें जो चीज़ें आपने पढ़ी होती हैं वो आपको भूल चुकी होती है, या आपने उनमें एक्सेल नहीं किया था। जेनेटिक्स जो आप लोग पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं वो मोलेकुलर जेनेटिक्स है, जो कि गालिबन 5वें छठे किस सेमेस्टर में थी, छठे सेमेस्टर में। उसमें गालिबन ऐसा चीज़ें नहीं है, क्योंकि मैंने ब्लड स्कॉलर पेपर नहीं पढ़ाया हुआ और ना ही मैंने उसका सिलेबस देखा हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि ये टॉपिक्स वहाँ पे उसमें होंगे, जबकि जो क्लासिक जेनेटिक्स मैंने पढ़ाई थी आपको सेमेस्टर 1 में, उसमें टॉपिक्स मौजूद थे। इन ब्रीडिंग के रेफरेंस से याद रखिए कि इन ब्रीडिंग में आपने दो तीन लफ्ज़ जो है वो एक्सप्लेन करते वक्त गड़बड़ की है। याद रखिए, जब इन ब्रीडिंग हो रही हो तो जीन्स वही होती है जो विद इन फैमिली मैरिज। दुनिया में कहीं पे भी ब्रदर सिस्टर मैटर तो नहीं होती, लेकिन जो कज़न मैरिज है, इंसानों के लिहाज से अगर बात करेंगे तो कज़न मैरिज जो है वो भी इन ब्रीडिंग कहलाती है। लेकिन जो बाकी तमाम एनिमल्स में, उनमें जो है ब्रदर सिस्टर मैटिंग भी हो रही है, पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग मैटिंग भी होती है, और ज़ाहिर कज़न मैरिज, ये सब की सब उसमें होती है। वहाँ पे बहरहाल ये इनब्रीडिंग सारी की सारी होती है, और उसके इफेक्ट्स हैं वो वेल नोन है पहले से ही। या देखिए उसमें जो रीज़न ये होती है कि एक ही जीन दोनों साइड से, मदर साइड से फादर साइड से, अगर वो दोनों रिलेटिव हैं आए, तो डिजीज़, रिसेसिव डिजीज़ जो छुपी होती हैं वो उनके होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और ये 11 टाइम्स तक ज़्यादा हो सकते हैं अगर मुसलसल इनब्रीडिंग होती रहे तो। पर ये था जो चंद एक पॉइंट्स जेनेटिक के रेफरेंस है जिनको मैंने
एलेबोरेट कर दिया है। अभी भी क्लास की तरफ से कोई सवाल अगर आना चाहे तो पूछ सकते हैं, जो अदरवाइज हमें नेक्स्ट हॉल की तरफ जाना होगा। ये किसी का कोई क्वेश्चन हो? नो क्वेश्चन। बहरहाल इन तो जनरल बंद कर दूं? जी बिल्कुल, अब